रात को 8 बजे के करीब आभास हुआ कि ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको खत्म कर। चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 12 सितंबर अब खत्म हो चुकी है, जहां पहली बार 5 पार्टियां चुनावी मैदान में हरियाणा के रण में। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी, ये 5 दिग्गज पार्टियां शामिल हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी किस्मत अब आजमाने में लगे हैं और सब अपनी अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं। इन चुनावी ताल के बीच लगातार अब देखिए धमकियां भी मिलने लगी हैं। इस धमकी की एंट्री कैसे हुई, निर्दलीय प्रत्याशियों को धमकी क्यों दी जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, इन सबकी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक प्रत्याशी ने आकर कैमरे के सामने इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर कांग्रेस की तरफ से उसे धमकियां क्यों दी जा रही हैं। क्या कांग्रेस अब धमकियों के सहारे चुनावी रण में जीत हासिल करेगी? क्या धमकियों के सहारे अपना दबदबा कांग्रेस बनाना चाहती है? क्या इस धमकी के दम तक सत्ता की दहलीज तक कांग्रेस पहुंच पाएगी? सवाल तमाम, पहले आप देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार 5 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जिसमें प्रमुख बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो गठबंधन, जेजेपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने अपनी ओर से सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस में आखिरी लिस्ट आने के बाद जो जारी बगावत है, वो भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। षड्यंत्र रचा गया, मेरे को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था। रात को 8 बजे के करीब आभास हुआ कि ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। किराए के प्रत्याशी लाकर उन्होंने खड़े किए। या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको खत्म करेंगे। ये बयान है कांग्रेस के पूर्व नेताओं और वर्तमान प्रत्याशी का, जिन्होंने कांग्रेस का पोल खोलकर रख दिया और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। नहीं, इस चीज़ का कोई भी अंदेशा नहीं था। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा था कि सर्वे कराएंगे, सर्वे के हिसाब से उन्होंने टिकट नहीं दी। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। नहीं, मेरे साथ मेरी सम्मानित जनता है, सम्मानित जनता को मैं लेकर के उनके काम करवाने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया था। लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया, मेरे को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था। रात को 8 बजे के करीब आभास हुआ कि ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। यही नहीं, जिनसे कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने भी अपनी पार्टी की हकीकत को सबके सामने सरेआम कह दिया, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पसीने अब छूट जाएंगे। कांग्रेस भी इतना बैकफुट पर आ चुकी है कि उसके लिए 90 के 90 हलकों में अपने प्रत्याशी को चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था। किराए के प्रत्याशी लाकर उन्होंने खड़े किए। यही नहीं, बगावत के जिस डर से कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम दिन तक लटकाने का काम किया, वो अब चुनावी मैदान में उतरकर उनके प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि जो पहले कांग्रेस नेता थे, अब मैदान में उतर चुके हैं। यही नहीं, कई प्रत्याशियों को जान से मारने की धमकी तक दी गई है और कहा कि नाम वापस लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं निकला गेट से बाहर तो कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये रामकिशन फौजी कौन है। वो जानते नहीं थे मेरे को, वो बाहर के लोग थे। बोले ये है, बोला इसको बता देना हम यूपी के लोग हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और हम प्रदीप नरवाल जी के साथ रहते हैं यूपी के अंदर बाहर इलाके में। हमने बहुत लोगों को ऐसा को इलाज किया है और इसको मैं बोलता हूँ, ऐसी आवाज़ लगाई, या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको खत्म करेंगे। इस दौरान रामकिशन फौजी ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर नॉमिनेशन रद्द करने का भी आरोप लगाया और चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। अब बाहर निकलूंगा इलाके में, मैं जाऊंगा, अगर इनसे मैंने डरना, मैं कभी नहीं डरने वाला नहीं। ये इलाके के लोग फैसला करेंगे मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया, ये मेरे साथ जाति क्यों की। टिकट का अधिकार पार्टी का है, लेकिन ये जो बात करना, ऐसी धमकियाँ देना, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसके अड़ाई कल से मैं महापंचायत बुलाई है, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, मैं कफन पहन के मेरे 5.25 मीटर का मेरे शरीर पर लेके जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि मेरे को ये हुआ, इसको मेरे न्याय चाहिए, जनता की अदालत में जाऊंगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से धमकी और कांग्रेस पर बाहरी उम्मीदवारों को उतारने का आरोप लगा है, इससे साफ है कि कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसका खामियाजा चुनाव के परिणाम में देखने को मिल सकता है। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज, जिन से सुनील पंवार, भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वैसे अब चुनावी प्रचार को धार देने के लिए सभी दिग्गज नेता भी अब चुनावी मैदान में पहुंचेंगे। कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है,
जहां पर वो बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेताओं के दिल्ली से हरियाणा पहुंचने का क्रम शुरू होगा। इस चुनावी मौसम में नेताओं के बिगड़े बोल भी हम देखेंगे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखेंगे। लेकिन चुनावी मौसम में जब इस लोकतांत्रिक देश में जब कोई अकेले चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर आखिर उसे धमकी क्यों? आज मुद्दे का हॉट टॉपिक यही है कि आखिर बताइए कांग्रेस के अंदर जो नेता है क्या वो डरे हुए हैं क्या कि आप बैठ जाइए नहीं तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा, नामांकन आप वापस लीजिए। इस तरह की ओछी राजनीति आखिर क्यों? कल के दिन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और डिबेट शो में सवाल भी था कांग्रेस के नेता से कि आखिर जब कांग्रेस के नेता नामांकन के लिए पहुंचे, जो निर्दलीय होकर अब चुनावी मैदान में है, उनका नामांकन पर्चा तक लोग वहां से लेके भागने लगे। कांग्रेस में उथल पुथल वाले हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस के अंदर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कैसी हैं, लेकिन ये देखिए बीजेपी की लिस्ट भी आप देखते रहिए, कांग्रेस की लिस्ट भी दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन से दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। रोहतास जांगड़ा की बात करें, सतीश फांगना की बात करें, कंवर सिंह की बात करें, ये सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में, जहां पर आम जनता वोट करेगी और बताएगी कि आखिर हमारी अब ताकत क्या है। 5 तारीख वो दिन होगा जब मतदान केंद्रों पर आम जनता की बारी होगी अपना हिसाब लेने का। चलिए कांग्रेस उम्मीदवारों की देखिए जो लिस्ट आई, सौमित्र कंबोज रानिया से, रोहित नागर तिगांव से और अन्य मेहमान भी इसी कड़ी में। अन्य जो उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी देखिए, परिमल परी अंबाला कैंट, सचिन कुंडू पानीपत ग्रामीण, सतबीर दलवैन नरवाना से, सौमित्र कंबोज रानिया, रोहित नागर तिगांव, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव है। परिमल परी, सचिन कुंडू, सतबीर दलवैन, कई ऐसी हॉट सीटें जहां पर मजबूत चेहरे सभी पार्टियों ने उतारे हैं। चाहे हम बात करें तो शाम सीट की, आपने देखा अंबाला सीट, कुरुक्षेत्र सीट, चाहे लाडवा की हम बात करें, करनाल की बात करें, जो प्रदेश की हॉट सीटें हैं वहां पर भी बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हर एक पार्टियों से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब जिन उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा किया वो किस तरह से खरे उतरते हैं देखिए। लाडवा की हम जिक्र कर रहे थे, लाडवा की लिस्ट आ गई। नायब सिंह सैनी, मेवा सिंह INLD से, शेर सिंह है यहां से चुनावी मैदान में। कोसली की बात करें, अनिल दाइना बीजेपी, जगदीश यादव INLD, लविंदर सिंह यादव JJP SP से, हिम्मत यादव आम आदमी पार्टी से। अंबाला कैंट की बात करें, अनिल विज, दिग्गज चेहरे, परिमल परी, अवतार करधान और राज कौर गिल आम आदमी पार्टी से। बीजेपी से आरती राव, अनीता यादव INLD, आयुषी अभिमन्यु राव, ठाकुर अत्तरलाल INLD से। हथीन सीट की बात करें तो कांग्रेस से मोहम्मद इजराइल, मनोज रावत, रविंद्र सहरावत JJP SP से, INLD से तैयब। बीजेपी से मूलचंद शर्मा, वल्लभगढ़ सीट से बहुत हॉट सीट ये भी। पराग शर्मा चुनावी मैदान में कांग्रेस से, रविंद्र फौजदार आम आदमी पार्टी से। बीजेपी से धनेश अदलखा, विजय प्रताप सिंह कांग्रेस से, प्रविंद्र सिंह JJP SP से और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। करण दलाल INC, JJP SP से हरित बैंसला, गौरव गौतम BJP, धर्मेंद्र हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी, राजेश नागर BJP, कांग्रेस से रोहित नागरा, टीकाराम भारद्वाज JJP SP। अबाश भी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से और उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। करंट डिबेट का मुद्दा यही है कि आखिर ये धमकियां क्यों मिलने लगी हैं? क्या धमकी के सारे कांग्रेस की नैया पार होगी क्या? कांग्रेस के उम्मीदवार जो अलग होकर चुनावी मैदान में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर नामांकन पत्र छीनना, उन्हें धमकियां देना, आखिर इससे होने वाला क्या है? मेहमान जुड़ गए विजय नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के, रतन शर्मा प्रवक्ता JJP, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के, रजत पंजेटा प्रवक्ता INLD के। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी, रतन शर्मा जी, योगेश जी और रजत पंजेटा जी सूर्या समाचार पे। जी धन्यवाद। योगेश जी आवाज मिल रही है आपको? जी योगेश जी स्वागत है सर। क्या धमकियों के सारे चुनाव जीतेंगे क्या? अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं अनजान हूं जो धमकियां दी जा रही हैं तो बीच बीच में आपको 10 बार मैं वो बाइट भी प्ले करके सुनाऊंगा। योगेश जी धन्यवाद जी। सूर्या समाचार पर आपके सभी दर्शकों को और सभी जी प्रवक्ता साथियों को राम राम। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता ऐसा नहीं है हो सकता कि वो कोई धमकी दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो इस तरह का
आपने देखा होगा एक बड़ी ही शांति प्रिय और जो एक अच्छी उससे सद्भाव से पार्टी काम करती है। अब इस तरह का दौर तो देखिए आप समझ सकते हो जिन पार्टियों का देखिए रहा है। योगेश जी देखिए, डिबेट की शुरुआत में मैं आपको नहीं रोकना चाह रहा था। क्या आप सभी कांग्रेस के नेताओं का और हर एक चेहरों का आप सर्टिफिकेट लेके तो आप नहीं बैठे ना सर, कि कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या कर सकता है? आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए हाँ, जिसने धमकी दी है आप उस पर एक्शन आप लेंगे अगर किसने ऐसी हरकत की है तो। क्या जो 4 लोग आकर बाइट दे रहे हैं कैमरे के सामने, वो सब लोग हम झूठा बोल दें सर? देखिए वो कोई भी आप बता दीजिए, अगर कांग्रेस का पदाधिकारी हो, कांग्रेस के किसी जिम्मेदार पद पे हो, तब तो मैं मानने को तैयार हूं। अब कोई भी अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताएगा और कोई धमकी देगा, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और ना ही मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी का ना ही तो ये परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। और आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी को ऐसी मतलब परंपरा नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद साथ है। और कांग्रेस पार्टी की लहर है पूरे प्रदेश में, जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरह से परेशान है। हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से अपने पुराने दिग्गज नेताओं के साथ न्याय नहीं किया। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की पीड़ा पूरा हरियाणा देख रहा है। पिछली बार भी जैसे आपने देखा था, खट्टर साहब ने, हमारे एक ब्राह्मण नेता थे हर्षमोहन भारद्वाज जी, उनकी गर्दन काटने की बात सरेआम कही थी। वो आज भी वीडियो है, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे होते हुए। और इस बार उन्होंने एक काम मतलब एक कांटा निकाल दिया प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का। वो बहुत ही नाइंसाफी हुई है मैं समझता हूं उनके साथ। और डरा धमका के, धमकी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उनको पिछले ही दिन केस का भय दिखाकर, और उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन ना करें। और दूसरा, पिछड़ा वर्ग के इनके प्रदेश अध्यक्ष थे कर्णदेव कंबोज जी, आज उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो 2-2 हजार रुपए की रिश्वत भी लेते हैं। ये बिना पर्ची खर्ची की बात वालों की पोल देख लीजिए। और इन्होंने अपने जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग के, उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाए। और उन्होंने बताया कि किस तरह नायब सैनी जी डम्मी मुख्यमंत्री है। जब उनके कुछ हाथ में ही नहीं है तो ऐसा मुख्यमंत्री पद का क्या फायदा। उन्होंने खुद सरेआम खुद नायब सैनी जी के बारे में ये बात बोली थी। और आज वो नेता पिछड़ा वर्ग के एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है योगेश जी, तो आप आपके भी देख रहे कई हो। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर, वो मांग रहे हैं, आज के दिन भी हमने बाइट देखी, तस्वीरें देखी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे 20-20 हजार वापस तो करो। पैराशूट उम्मीदवार जहां देखिए से आप लोगों ने उतार दिया, जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे थे, वो सवाल अब खड़े कर रहे हैं सर। देखिए सागर जी, 1-2 सीटों पे कहीं ना कहीं देखिए, मैं समझता हूं जहां की आप बात कर रहे हो, कई बार जो कार्यकर्ता, उन्हें एक पीड़ा होती है कि जो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है और अचानक से कोई उम्मीदवार एक नया चेहरा आ जाता है उनके बीच में। वो मैं समझता हूं कि 16 तारीख तक सारा जो है, सभी हमारे जो अपने नेता है उनको मना लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में तो 10% भी बगावत नहीं है। आज जो इस बार उल्टा रिवर्स है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बगावत से घिरी हुई है। परिवारवादी पार्टी की स्टैंप लग गई है उनके ऊपर। जो उनकी पार्टी विद ए डिफरेंस की 1-2 जो अलग नीतियां थी, उनकी भी आज पोल खुल गई है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से उनका परिवारवाद, और उसके साथ साथ देखिए नवीन जिंदल जी जो सांसद है, और उनकी माता जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। और आप देखिए राव इंद्रजीत जी 3 दिन पहले कह चुके हैं कि मैं दक्षिण हरियाणा का कद्दावर नेता हूं और मैं मुख्यमंत्री चलिए, पद अन्य का पार्टियों का क्या दावेदार। रिएक्शन होगा, जो तस्वीरें सामने आई योगेश जी, वो भी अब ले लेते हैं, फिर डिबेट को ओपन करने के बाद आएंगे पूरी चर्चा पे। विजन नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। विजन जी, 1715 नामांकन, लगभग 14 दिग्गज बड़े चेहरे हैं हरियाणा के चुनाव में, और 90 उम्मीदवार आपकी भी पार्टी से हैं। चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होंगी क्योंकि 5 दिग्गज पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं। इतनी जल्दी नैया पार इतनी आसानी से लगने वाली नहीं है जो आप लोग सोच के बैठे हैं। विजन जी। देखिए सागर जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार रही है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से।
लगातार तीसरी बार भी जनता मन बना चुकी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, तो हरियाणा का इतिहास है कि देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार होती है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ब्राह्मणों के लिए एक झूठा दिखावा और कर रहे थे, बड़ी चिंता कर रहे थे ब्राह्मणों की, इन कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इतिहास में पहली बार 90 में से मात्र 3, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 90 में से मात्र 3 सीट इन्होंने ब्राह्मणों को दी है। ये बहुत शर्मनाक है। इनके खुद के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, उनका रो रो के बुरा हाल है। आज कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं इन्होंने पूरा प्रयास किया, ये डरी हुई घबराई हुई ये डरपोक कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन सूची जारी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सितंबर को ही 67 उम्मीदवार उतारे। उसके बाद हमने 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इन्होंने डरे हुए लोगों ने पूरा प्रयास किया अंतिम दिन तक नामांकन तक खींचने का और धोखाधड़ी फ्रॉड करने का, कि कोई व्यक्ति कहीं और से भी चुनाव लड़ने लायक ना रहे, मजबूरी में उसको बांध के रखने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बावजूद फरीदाबाद में इनका हर जिले के अंदर टिकट आवंटन होने के बाद में जिस तरह से बुरा हाल है, चाहे वो फरीदाबाद में ललित नागर हो तिगांव से, उनका रो रो के बुरा हाल है। श्रीमती कुमारी शारदा राठौर जी बल्लमगढ़ से, जिनकी टिकट कटी है बल्लमगढ़ से, उनका रो रो के बुरा हाल है। ये इतना बुरा हाल है रो रो के कि पूरे शहरों को इन्होंने पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेसी नेताओं के रोने से सड़कों पे पानी पानी दिखाई देता है, क्योंकि इतना रो रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा संभालना चाहिए अपने नेताओं को। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात है, वो ये लोग करेंगे। इनको पता है कि जैसे ये पहले हारे थे, अब की बार फिर ये हारेंगे। दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल से कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी में अपने रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं, और उस तरह से एक बहाव होता है मोदी जी का, एक सैलाब उनके साथ में आता है। इतनी लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि पूरी जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता आज इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनको स्वागत अभिनंदन करेंगे। और जिस तरह से तीसरी बार सरकार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को आश्वस्त करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक केजरीवाल जी का जिक्र आया कि उनको जमानत मिली है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। 2014 से लेके आज तक सागर जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से 24 तक केजरीवाल जी की पार्टी ने हर चुनाव लड़ा है, लेकिन हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है। लड़ाई उनकी सिर्फ नोटा से रही है, क्योंकि वो लोग पंजाब से हरियाणा का हिस्से का बेहतर हो जाए सर। आज में तो देते जेल नहीं से है। बाहर भी आ गए अभी, और कह रहे हैं कि जीत अब बहुत बड़ी होगी हरियाणा में। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि 2014 से 24 तक हरियाणा के हर चुनाव में केजरीवाल जी ने प्रचार किया है। उसके बावजूद भी नतीजा हमेशा सिर्फ एक ही रहा है कि जमानत जब्त हुई है इनकी, और नोटा से भी कम वोट इनको मिली है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि हरियाणा का आदमपुर का उपचुनाव था, केजरीवाल जी वहीं के रहने वाले, उनका जन्म वहीं हुआ है। उन्होंने घर घर घूम के वोट मांगे थे, उसके बावजूद भी जमानत जब्त हुई थी। नतीजा वही हुआ था, नोटा से लड़ाई हुई थी। अभी दिल्ली में जब चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले केजरीवाल जी को जमानत मिली थी। उस समय बड़ा प्रचार किया था उन्होंने, दिल्ली की सड़कों को रो रो के पानी से बहा दिया था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, सहानुभूति मेरे साथ है, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद 7 की 7 लोकसभा सीट ये दारू वाली पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला किया है। आज अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको जमानत भी दी है, तो शर्तों और कंडीशनों के साथ में दी है। ये सचिवालय नहीं जा सकते केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते। टाइम हो जाएगा। दोनों और मेहमानों की एंट्री कर रहे हैं। रतन शर्मा, प्रवक्ता जेजेपी के हैं। रतन जी, स्वागत है सूर्या समाचार पर। रतन जी, तैयारी कैसी है? फिर अभी डिबेट करेंगे ओपन, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, क्योंकि देखिए कल के दिन नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन कैसा रहा, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सभी उम्मीदवारों के लिए भी। और जननायक जनता पार्टी जनता में विश्वास करती है और उम्मीद करती है जनता हमारे को चुनेगी। बिल्कुल सामने ही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जातिवादी राजनीति करती है, जात नॉन जात, और कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जो है लोकसभा चुनाव में भी एससी वर्ग को डरा करके वोट लेने की कोशिश करी कि भाई संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। और अब नया नया इन्होंने शुरू किया है सिख समाज को डराने का कि भाई मोदी जी आपका जो है गुरुद्वारों में नहीं जाने देंगे, कड़ा नहीं पहनने देंगे, पगड़ी नहीं पहन देंगे। तो बिल्कुल डर की राजनीति करना चाहती कांग्रेस पार्टी, और स्पष्ट जनता को पता चल चुका है कि ये सब झूठ है। कांग्रेस झूठ फैला करके और डरा करके वोट लेना चाहती थी।
अब ये कांच की हंडी दोबारा नहीं चढ़ेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी को लोग सबक सिखाएंगे और इनके जो वादे हैं लोगों से किसानों के बारे में वो सब झूठे साबित होंगे। हिमाचल का हालात सब टेलीविजन पे देख रहे हैं, आजकल टेलीविजन का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो सब देख रहे हैं। वहां पे तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और इन्होंने वादे करे थे पुरानी पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन तो छोड़ो, नई पेंशन भी नहीं दे पा रहे और तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। हालत बुरी कर दी किसानों की भी वहां पे। और हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता देख रही है, कांग्रेस को भी और बीजेपी का तो देखो हालत खराब है। ज्यादातर नेता छोड़ के तो इनके अपने नेता ही इनको हरा रहे हैं, जनता की जरूरत ही नहीं है। वो अपने नेता लग गए तो इनको टिकट नहीं मिली, वही लग गए हैं हराने के लिए। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पार्टियों में घबराहट है जो है। चलिए सर, आपकी तैयारी तो बेहतर होनी चाहिए क्योंकि आपने दोनों पार्टियों के लिस्ट को देख के उम्मीदवार उतारा था। रजत पंजेटा जी, आप INLD से देखिए जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। माफी भी चाहूंगा देर से आपके पास आ रहा हूं। आप लोग बाहें फैला इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी पार्टी में कोई एक और दल शामिल हो जाए। हालोपा के साथ आप लोग मिले, देर रात गए उनके आवाज पर गोपाल कांडा के। सिरसा से आप लोगों ने मिलकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया, ऐलान कर दिया। 3 पार्टियां एक साथ, अब हालोपा, बसपा और इनेलो। अब तो उम्मीदें और बढ़ गई होंगी सर, क्यों? देखिए, उम्मीद हमें जनता से है और हरियाणा की जनता निश्चित तौर पे जो गरीब कमेरा मजदूर और किसान के जो अभी तक हित की बात नहीं कर रही थी सरकार, और वंचित और शोषित जो वर्ग है उसको और वंचित रखा जा रहा था अपने हकों से, तो निश्चित तौर पे जो अब जो है सीधी लड़ाई जो है अब जनता की और सत्ता पक्ष के बीच में होने जा रही है। हमने कभी भी नहीं कहा जो आप ये बात कर रहे हैं, हमने हमेशा से कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये चीज कही कि लिस्ट की कोई इंतजार कर रहे थे, लिस्ट की हम कोई इंतजार नहीं कर रहे थे। इतने नाम आप ले चुके हैं, मैं और नाम ले देता हूं। मैं इसी से जोड़ दे रहा हूं सर, अगर आप लोग को लिस्ट का इंतजार नहीं था तो आखिरी लम्हे पर गोपाल कांडा को आप लोग समर्थन दिए, उनके घर पर गए आप लोग औपचारिक ऐलान किए, तो हम तो इंतजार ही कहेंगे ना इसे, और लोग यही समझेंगे। नहीं, इंतजार नहीं, आखिरी समय तक जितनी राजनीतिक संभावनाएं आप टटोल सकते हैं वो एक राजनीतिक दल के नाते आपको टटोलनी भी चाहिए। आप फिर ये जो हम तो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल आपको रात को कोई 11:30 बजे और कोई सुबह 2:45 बजे जिस दिन नामांकन है उससे 5 घंटे 6 घंटे पहले तक भी लिस्ट जारी नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए ना कि कांग्रेस की लिस्ट कब आई है, आखिरी नाम भाजपा के कब आए। तो इनको तो अगर ये राष्ट्रीय दल है, इनको तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, इनको तो सबसे पहले निकालनी चाहिए थी। इनकी लिस्टें देख लीजिए आप कब आई है। तो और इतने नेता हैं कांग्रेस के, तो कौन से मैं आप शुरू हो जाइए अम्बाला सिटी से लेके जसबीर मलौर जी से ले लीजिए। फिर ये तो मैं इंडिपेंडेंट बता देता हूँ। अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, तिगांव, नलवा, उसके बाद घरौंडा, उसके बाद दादरी, भिवानी, उसके बाद पंचकुला, बल्लभगढ़, भवानी खेड़ा, उसके बाद पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, फिर शारदा राठौर जी, इतने नाम है। ये तो कांग्रेस के बाकी हमने किसको टिकट दे दिया। और अगर जो सुप्रीमो है रामविलास, देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी और गोपाल कांडा जी के रिश्ते बड़े पुराने हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो रिश्ते एक बार फिर अब मिल चुके हैं, क्यों? अब तो बेहतर होगा। देखिए, राजनीति में अभी आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन वाली बात नहीं होती। राजनीति संभावनाओं का खेल है केवल। और गोपाल कांडा जी से निश्चित तौर पे रिश्ते अच्छे रहे हैं, और अकेले गोपाल कांडा जी से नहीं, और अपने खुद के जो संबंध है वो सभी के साथ ठीक रखने चाहिए। राजनीतिक संबंध अलग चीज होती है और अपने पर्सनल संबंध अलग चीज होती है, वो सभी के हैं। अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो सीधा नरेंद्र मोदी जी से जफ्फी पा के मिलते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो G23 के नेता भी रहे, तो है भी कांग्रेस के भी नेता भी हैं, तो अब अपने लिंक अच्छे उन्होंने रखे हुए हैं। ऐसी भाजपा के बहुत से नेता हैं जिनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध। तो ये सब चीजें अलग अलग चीज है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से आप सिरसा डिस्ट्रिक्ट की राजनीति कहें, तो डिस्ट्रिक्ट की राजनीति में हमें पूरा एक राजनीतिक दल के होते हुए पूरा हक है कि हम अपनी जितनी राजनीतिक संभावनाएं हैं उसको अवेल करने की कोशिश करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी आप देखिए, एक
जजपा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा में सपोर्ट करने को कह रहे थे आप कैंडिडेट उतार लो अपना, मैं सपोर्ट कर दूंगा। जजपा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस राज्यसभा चुनाव में कहा कि वो अपना कैंडिडेट उतारे, दिग्विजय का नाम लेके कहा। और जब शुरुआत में 2019 में थी तब भी ऑफर दी गई थी इनको, जजपा वालों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। वो तो नंबर्स की कुछ कमी रह गई, इस वजह से इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये तो सभी अपने राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी ऐसी राजनीतिक आपके सामने परिस्थितियां आती हैं, उस हिसाब से जो संभावना है उसको राजनीतिक दल टटोलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। चलिए, योगेश सियाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, लगभग 32 अच्छे जो चेहरे थे आपके, वो अब अलग होकर देखिए चुनावी मैदान में अब दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने नामांकन भी भर दिया है। वो 32 चेहरे आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपका वोट नहीं काटेंगे? देखिए सागर जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी ने विनेबिलिटी के आधार पे जो उम्मीदवार थे, हम 95% हम उस पे खरे उतरे हैं। और जो 2-4% की कहीं ना कहीं वो हो जाती है, उन्हें भी हम अच्छी, मैं समझता हूं कि 16 तारीख तक उन्हें मना लेंगे। और जहां तक आप देख रहे हो कि चाहे आप कहीं पूरा अगर 90 सीटों का आकलन करेंगे, सबसे बड़ी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए इनके साथ जो है किस तरह से हर जगह इनके खुद के एमपी जो है, उनकी माताजी निर्दलीय चुनाव में उतरी हुई है। और इनके पास तो इस तरह की स्थिति है कि चाहे जितने जो राव इंद्रजीत जी ने अपना अलग से मोर्चा खोल दिया है और दक्षिण हरियाणा में वो चौधर लेके आने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह जी नायब सैनी जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ विधायकों की राय का कोई महत्व नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, तो पहले भी इन्होंने सीएम थोपे थे, चाहे खट्टर साहब हो और चाहे अब नायब सैनी जी। जब 9.5 साल तक आप नॉन परफॉर्मिंग सीएम रहे हो और आपने 90% अपने मंत्रियों को बदल दिया, तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आपके मंत्री नॉन परफॉर्मिंग थे, जिन्हें आपने 6 महीने पहले मंत्री बनाया। ये विशंबर वाल्मीकि और आपके इसके अलावा ये जो दूसरे जो आपके मंत्री थे, और आपने उनको भी अपना रिप्लेस कर दिया। तो आपने अपनी हार तो चुनाव से पहले ही एक्सेप्ट कर ली है जी। और सागर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं 5-6 लोग मुख्य नेताओं के अलावा, अब एक देखिए, अब बरवाड़े से एक नॉमिनेशन था संजना सातरोड़, जिनका दूर दूर तक कांग्रेस से कोई नाता नहीं था। ठीक है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में एक होड़ लगी हुई थी कि मुझे भी कांग्रेस की टिकट मिल जाए। क्योंकि देखिए जहां वही संख्या बढ़ती है जहां लहर होती है, लोगों को लगता है कि कुछ सरकार आ रही है। और उन्होंने, क्योंकि हमारी लिस्ट लास्ट तक आई, बिल्कुल मैं अभी बात सुन रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कभी वो कांग्रेस के वो मेंबर भी नहीं रहे और इनेलो पार्टी ने उनको टिकट दे दी। तो क्या इनके पास बरवाड़ा में या कहीं कोई उम्मीदवार ही नहीं है? तो ये तो हमारे लोगों के ठीक है। मैं समझता हूं कि ये जो पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, आज ये अपने जेजेपी हो और इनेलो हो, ये पार्टियां तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, जोड़ तोड़ कर रही है कि किसको फायदा करना है, किसको नुकसान करना है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और लोगों का एक ही मन है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा रही है चुनाव में, और हमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाना है। और जैसे मेरे प्रवक्ता नेहरा जी अभी कह रहे थे, मोदी जी आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं मोदी जी चुनाव तक पूरे समय, जैसे वो वहां रहे थे कर्नाटका में, इस तरह पूरे समय हरियाणा में रहें। अगर वो हरियाणा में अपना समय देते हैं तो वो किसानों के वो जख्म हरे हो जाएंगे जो हरे हैं। 750 किसानों की शहादत, जो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला किसानों की शहादत पे, शहीद का दर्जा देना तो दूर, उनके लिए क्या क्या उन्होंने प्रयास किए, कभी आतंकवादी बोला, कभी अलगाववादी बोला, और हमारी महिला पहलवान बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो सभी पूरे प्रदेश के सामने है। और जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ
जो एमएसपी के नाम पर किस तरह से जो कमेटी बनाकर किसानों का आंदोलन समाप्त करवाया, और आज तक इन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, जो ये इनके नेता अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे, आज भी वो फोटोएं हैं कि स्वामीनाथन आयोग लागू करो। और आप लोग ठीक है, 10 साल रिएक्शन ले तक लें सत्ता नेरा जी में का, रहे फिर नहीं तो और ब्रेक का आपने वक्त हो हरियाणा जाएगा। की सियाग जनता साहब की सूद नहीं ली। बताइए और नेरा जी, आपने जो पोर्टलों आप की लोग के लिए सरकार चलाई, संजीवनी प्रधानमंत्री मेरी नरेंद्र फसल, मोदी का मेरी चेहरा ब्यौरा होता है के चुनाव माध्यम के से आखिरी हमारे लम्हों में किसानों को नामांकन की लाइनों प्रक्रिया के बाद। क्या उसी संजीवनी के भरोसे इस बार फिर बीजेपी है? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अगर आते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर जादू बीजेपी का चल गया और आप लोग की नैया पार हो गई। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे श्री मनोहर जी ने काम किए, अब वर्तमान समय में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने काम किए, धुआंधार बैटिंग की उन्होंने, और इस तरह से अच्छे काम किए, विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और मोदी जी उस आंधी का नाम है कि जिस तरह से 2014 और 19 में कांग्रेस पार्टी को उस आंधी ने तिनके की तरह उड़ा दिया था, इसी तरह से 2024 के अंदर भी मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम, सर्वमान्य नेता है मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री नायब जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी हैं, हमारे सेंट्रल मंत्री श्री फरेंद्र जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री सतीश पूनिया जी, विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी, ये पूरी टीम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से टीम हरियाणा, टीम भाजपा जिसको आप कह सकते हैं, अब जिस तरह से हर विधानसभा के अंदर रैलियां हमारी चल रही हैं, बूथ चलो अभियान के माध्यम से घर घर जाके सरकार की योजनाओं को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के पास में आज प्रदेश स्तर का संगठन नहीं है, जिला स्तर का संगठन नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के पास में जिला स्तर का कोई कार्यालय है, ना प्रदेश में कार्यालय है। पार्टी बूथ जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे पहली इकाई होती है, बूथ के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं। हमारा संगठन सबसे मजबूत है, हमारी नेता है हमारे पास में, हमारी नीतियां अच्छी हैं, जनहित में ईमानदारी से हमने काम किया है, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमने काम किया है। नेरा जी, अगर वाकई में आप लोगों ने सड़क, शिक्षा और रोजगार पे काम किया तो फिर आम जनता के जवाब देने का समय भी है। अब 5 तारीख को देखिए जवाब देगी। अगर आप लोग को लगा, अगर जनता को लगेगा आप लोगों ने बेहतर किया तो फिर एक बार हैट्रिक आप लोग लगाएंगे। थे आज के दिन चर्चा में बात इसी बात को लेकर कि पार्टियों को डर और बगावत का इस समय फूट जो है उसका भी डर अब सताने लगा है। पार्टियों के प्रवक्ता नेता बेशक इस बात को दरकिनार करें कि हाँ हमें डर नहीं है फूट का और बगावत का, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वोट की चोट अगर आम जनता ने मारी तो फिर वहां पे नुकसान तो होगा। रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी के हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। रतन शर्मा, आखिरी लम्हे पर आप लोगों ने अपने दुष्यंत चौटाला के चाचा जी को भी देखिए सपोर्ट समर्थन दे दिया। रणजीत चौटाला जिन्हें टिकट नहीं मिला, आप लोग कहे चलिए इन्हें समर्थन दे देते हैं, और भी कई ऐसी सीटें एक दो जहां पर आप लोगों ने समर्थन दिया। आखिर ये रणनीतियों में बदलाव की आप लोगों ने क्यों ठानी? कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते, और दिग्विजय जी ने कहा था चौटाला साहब भी खड़े थे तो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, और कैंडिडेट देख करके सब कैंडिडेट देख कई बार रणनीति को बदला, इसी वजह से हमको इंतजार नहीं किसी पार्टी का उत्तर आ जाए मंत्री से समय में देंगे। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल जैसे पेन ड्राइव चढ़ा दी वैसे जैसे टाइप बात कर रहे थे, उनमें से मैं बताना चाहूंगा बारिश हो रखी है, और इंद्रदेव महाराज भी मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी सड़कें टूटी हुई है। एक बार गुड़गांव फरीदाबाद की देखे, इतने भारी गड्ढे हैं, तो कम से कम सड़कों का नाम मतलब लोग बहुत गुस्सा हो रखे हैं, और रिपेयर का टाइम भी नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं है। 30 सितंबर तक इनकी ऐसी पोल खुलेगी और कोई चारा नहीं है। सारी सड़कें और सीवर भी वापस बैक मार रहे हैं, सारे सीवर गुड़गांव के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, उल्टा जो है सीवर में से कचरा बाहर निकल रहा है और पूरा गंद फैल गया है। और अभी कह रहे थे सड़कें रिपेयर कर दी, बिल्कुल कैसेट जैसे चढ़ा दी हो रटी रटाई, और इतनी अच्छे काम करे होते तो फिर मनोहर लाल जी को रातों रात बदल करके और जो है सीएम बना के, और फिर सैनी साहब घोषणाएं कर रहे हैं 2-4 दिन में, इतनी घोषणाएं कर दी, पूरी करने के लिए करे, हमें अगली बार बनाओ तो उनको पूरी करेंगे। तो भाजपा का तो ये हाल है। और दूसरा कांग्रेस पार्टी का देखो, पूरा चुनाव कैंपेन देख लो आप, 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उन काम के बेस पर वर्तमान का चुनाव नहीं लड़ना चाह रही, क्योंकि उसमें इतने घोटाले थे, 2G कोयला
और जो है टेलीकॉम घोटाला, इतने सारे घोटाले थे। जमीन ने भी, हाँ, हुड्डा साहब ने जो है सस्ते भाव में बेच दी किसानों की जमीनें, मानेसर की बिल्डरों को बिकवा दी। वो कौन बात 2004 से 14 के चुनाव के दौरान कार्यकाल का तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, सिर्फ डर के आधार पर यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कुछ वर्ग को डरा रहे हैं। और अभी मुझे आपको बताना चाहूंगा, भाजपा का दिवालियापन देखिए। एक गैंगस्टर के परिवार को टिकट दे दी, जो हरियाणा के टॉप 14 गैंगस्टर है। भाई मानते हैं कि 90 की 90 सीटें नहीं जीत पाते, कुछ सीटें हारी भी मानी जाती हैं, तो फिर आप जरूरी थोड़े कि ऐसे आदमी को दे दोगे। अब उसको पावर मिल जाएगी, उसके पीछे पुलिस के जवान खड़े हो जाएंगे, वही जवान उनको पकड़ रहे हैं, वही उनके सिक्योरिटी दे रहे हैं। बड़ी मतलब दिवालियापन और बड़ी शर्म की बात है कि इतना गिर गए जो है। हाँ, जवाब दे दो। ठीक है, इस समय रजत पंजेटा जी आईएनएलडी से हैं। रजत जी, दुष्यंत चौटाला अभी कुछ देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे, वो ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो इनेलो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बी टीम जो है आईएनएलडी बन गई इस समय बीजेपी की, और इसीलिए आप लोग बार बार ये कहते थे कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उचाना से होगा। आप बड़ा चेहरे ने वहां का मैदान भी छोड़ दिया। पंजेटा जी, देखिए, उनकी बौखलाहट है, उनको अच्छी तरह पता है, उनको जितना मर्जी अपना चेहरा साफ कर लें, वो सत्ता की मलाई अपने चेहरे से नहीं हटा सकते। वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि जब किसान आंदोलन था तो उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन है आज तक के ऊपर ये कहा, जब कैंकर ने पूछा कि आप मानते हैं ये काले कानून है, तो उन्होंने एंकर से काउंटर सवाल किया कि मैंने कब कहा ये काले कानून है, आप मुझे बताइए, कोट करके बताइए, मैंने एक दिन भी कहा हो ये काले कानून है। बल्कि इन्होंने इन काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया था ना। समय आया, ऐसे बहुत से समय आए जब कोरोना काल में किसान की फसल नहीं बिक रही थी, जब किसानों को लठ मारे जा रहे थे। मुझे अभी भी याद है, पीपली में जब लठ मारे तो एक बुजुर्ग को जहां लठ लगा, वो कहीं दुष्यंत का समर्थक होता था और उसने उस वक्त भद्दी गालियां निकालने का काम किया कि हमारी भी टांग तोड़ दी, हमारे सर फोड़ दिए। उसके बाद जब रेसलर्स वाला इशू आया, तब ये कहा थे, तब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कभी किसानों के पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में कभी इस्तीफा देने की बात करी हो, इनको ख्याल भी आया हो, तब तो ये सत्ता की मलाई चार्टने में इतने बिजी रहे, 13 महकमों को अपने साथ रखते रहे। इनके अपने विधायक रामकुमार गौतम ने कितनी बार ये कहा कि अकेला खोपर सारा का सारा कुछ अकेला जीम गया। तो ये इनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, ये इनकी बौखलाहट है आज की डेट के अंदर। हमें किसी की बी टीम बनने की क्या जरूरत थी जब ये सत्ता में शामिल हो सकते हैं। रंजीत सिंह चौटाला जी सत्ता में शामिल हो सकते हैं मंत्री पद लेके, हमें बी टीम बनने की क्या जरूरत थी? हमें भी मंत्रालय लेके हम भी बैठ जाते हैं इनकी तरह। एक तो हमने ईमानदारी से सत्ता के खिलाफ, ईमानदारी से कांग्रेस से भी ऊपर होके अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने निभाई। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता 20-25 साल से ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, पूरे वक्त के अंदर भी सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया, हिसार के अंदर हमारे नेता के शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। हमारे साथ क्या गलत नहीं किया भाजपा ने? उसके बाद भी हमारे को कोई बी टीम बोलता है तो उसका वो मुझे लगता है अपने दिमाग का इलाज देखिए, आप लोगों ने शुरू से इस बात का जिक्र भी किया कि आप लोग अकेले चुनावी मैदान में और आप लोग रिपीट करना चाहते हैं अपनी सरकार को। एक बात और मैं खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी एक नेता का नाम लेकर ये कहा कि हमने उसे टिकट दे दी। अरे भैया, मुझे ये बताओ, गोकुल सेतिया ने कोई फार्म भरा था क्या? रामकरण काला ने कोई फार्म भरा था क्या? क्या पार्टी में कार्यकर्ताओं का दिवालिया पिट गया था क्या? अरे आप तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल हो, आप क्यों दे रहे हो इन नेताओं को टिकटें? कोई जवाब है आपके पास? उंगली खड़ी की है, जवाब दो। चलो दो, जवाब क्यों दी टिकट? ऐसा है रजत पनेट्टा जी, ठीक है योगेश जी, जवाब आप दीजिएगा, मेरे भी आपसे सवाल होंगे, लेकिन एक गुजारिश योगेश जी, चुनाव में योगेश जी कर चुके थे। योगेश जी कुछ मैं योगेश जी ने आज से 20 दिन पहले कांग्रेस पार्टी योगेश जी आपकी तरह ये योगेश जी मेरे योगेश जी लौट कर आऊंगा आपके पास, जवाब आप दीजिएगा। योगेश जी, मैं ऐसे आप दिखाओ, जरूरी नहीं समझता, ऐसे छोटे दलों के साथ मैं जरूरी नहीं समझता। अरे झूठ पकड़ा गया, ये तो छोटे दल है ना,
ये जवाब है नहीं भाजपा आपके पास। ये आप जो जवाब है आपने नहीं। अपनी सुविधा अनुसार आप इलाहाबाद में उम्मीदवार लेके आते हो, भाजपा का उम्मीदवार आप अपनी सुविधा अनुसार लेके आते हो। ऐसे दलों के साथ मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता है इस तरह के दलों को, जो सिर्फ रात दिन हुड्डा साहब का खौफ नजर आता हो जिन्हें थोड़े दिन पहले भाजपा में रात थे। दिन। और मैं आपको एक बता दूं, जनता चाहती है, पहले भाजपा में थे, जनता के दिलों में है। आप तो खुद भाजपा से आए हो। ऐसा है, मैं भाजपा से नहीं आया, मैं भाजपा से कोई नहीं आया, मैं तो ये तो निजी विचार है सर। मेरा पता ही नहीं पंजेटा जी, है। मैं तो 20 साल से कांग्रेस पार्टी से हूँ, एनएसयूआई के समय से कांग्रेस पार्टी का जिला। पंजेटा जी मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं सिहाग जी, मैं रोक देता हूँ। पंजेटा जी, आपको बीजेपी तनख्वाह ज्यादा देगी, कोई बड़ा ऑफर देगी, आप भी चले जाएंगे सर, उसमें क्या है? उनके विचार अब बदल गए, जिस पार्टी से वो जुड़ गए, आप उसकी बात अब कर रहे हैं। इलेक्टेड प्रदेश महासचिव रहा हूं मैं यूथ कांग्रेस का हरियाणा का, आपको जानकारी के लिए बता दूं। अरे आपने टीवी चैनल के ऊपर खुद बताया, विधु रावल भी डिबेट में था, आपने बताया नहीं? हमने 7 साल किया, आप 2014 में गए हो। वो जब 2014 में सिर्फ ये था कि पार्टी विद डिफरेंस है, जब मैं डेपुटेशन पे सिर्फ 2 साल के लिए गया था, लेकिन मैं ठीक है सियाग जी, पंजेटा जी आखिरी कमेंट पर आ रहे हैं सर, घड़ी का वक्त आप लोग वक्त भी देखते रहा करिए सर। सियाग जी, ये थोड़ी आपकी तरह रातों रात नहीं ठीक है टिकट देते। सियाग जी, पंजेटा जी, भाजपा में थे, नहीं ये कोई इसमें छुपाने की क्या वो बात है? पंजेटा जी, इसमें छुपाने का क्या वो विषय है? तो आप तो छुपा रहे हो। अगर मैं कब छुपा रहा हूँ? देखिए पंजेटा जी, अगर सियाग जी आप लोग अगर चुप नहीं होती, आवाज आप लोग की कम करनी पड़ेगी मुझे सर। शो का एंकर अगर कह रहा है कि आप लोग चुप हो जाइए तो सुनिए, तो बात मानते हैं हम, आपकी तरह नहीं। आवाज कम कर दीजिए पंजेटा जी और सियाग जी के। आखिरी कमेंट पर है रजत, पंजेटा जी, योगेश जी, अगर आप लोग शांत होंगे तो फाइनल कमेंट आप लोग से लूंगा। विजय नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के हैं। नेहरा जी देखिए, चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बूस्टर डोज देने के लिए आप लोग की पार्टी को, और केजरीवाल की आज के दिन जेल से रिहाई में। ये कह रहा है, हरियाणा के तमाम लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और आम आदमी पार्टी भी ये मान रही है कि हाँ कुछ तो थोड़ा बहुत फेरबदल हम देख सकते हैं वोटिंग के पैटर्न में। अब आवाज आ रही है मेरी? जहाँ बोलिए नेहरा जी, बोलिए। आवाज आ रही है क्या आपको? जी नेहरा जी बोलिए। आवाज आ रही है ना? जी जी नेहरा जी, फाइनल कमेंट में 30 सेकंड होगा आपके पास। देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था अभी सागर जी कि जो जेजेपी प्रवक्ता बहुत बड़ी बात कर रहे थे, उनके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, जिस पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले, जिस पार्टी की लोकसभा चुनाव के अंदर आधा % वोट आई हो, जो पार्टी ऐसी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हो जिसका हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की बार जीरो नहीं टूटेगी, सूखी नहीं टूटेगी, और जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने आप को जो दुष्यंत जी बताते हैं वो खुद के जीतने के लाले पड़े हैं, वो पार्टी अगर दूसरों के ऊपर टिप्पणी करे, और जो इन्होंने पानी की बात करी, वो तो जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो टिकट कटने से रो कर जो बुरा हाल है, दूसरे पार्टी के नेताओं पे इनका ये नजर है कि किस पार्टी के नेता को टिकट कहां से नहीं मिलेगी तो हम अपना बना के दे दें। उस पार्टी के नेता अगर ऐसी बात करें तो ये शोभा नहीं देता। इनकी एक भी सीट में दावा आज यहाँ टीवी पे करके जा रहा हूं, एक भी सीट जेजेपी पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अगर आ जाए तो 8 तारीख को आप मेरे से जरूर ये बात कहना सागर जी कि आपका अनुमान गलत था। नेहरा जी, इनकी पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके ऊपर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप नेहरा जी वक्त कम है, नेहरा जी वक्त कम है, इसीलिए सरकार से रजत शर्मा जी से रिएक्शन ले लेते हैं 30 सेकंड का। लेकिन उस रिएक्शन के पहले गुजारिश आप लोगों से है, पंजेटा जी आप एक बहुत देखिए सीनियर स्पोक पर्सन है और आप सभी से, कुछ देर पहले जब आपसे मैंने जवाब लेना शुरू किया तो आपने किसी अन्य निजी चैनल का नाम लिया, उस निजी चैनल के दुष्यंत चौटाला के बयान को भी आपने बताया। तो एक निजी चैनल जो ये नहीं चाहेगा कि आप किसी और चैनलों के बयान को आप बताएं, उस चैनल का नाम ले, आगे से आप ध्यान रखिएगा, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है। आखिरी कमेंट रजत शर्मा जी से। रजत शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन को लेके, क्योंकि देखिए कई आरोप लग रहे हैं आप पे भी। दुष्यंत चौटाला जी जो आज के दिन चंडीगढ़ में बोले वो हमने बता ही दिया। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हमारे जीरो नहीं टूटेगी, हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा किसान मजदूरों कमेरे वर्ग के लिए। आपके विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके क्या विचारधारा है आपकी? चलिए बताइए क्या विचारधारा आपकी, क्या विचारधारा आपकी?
नेहरा जी, नेहरा जी बीच में काउंटर का रहना। वक्त नहीं है सर, सुन लेते हैं। आपने बोला, उनको भी 30 सेकंड अब दे देते हैं। क्या विचारधारा है आपकी? नेहरा जी, भ्रष्टाचारी विचारधारा है। नेहरा जी आइए सर, अब फाइनल सरकार कमेंट में चलाई सर, है। आप लोग की तो गर्मा ये गर्मी सीधा आखिरी करेंगे लम्हे आप। पर शुरू होती है, बताइए। नहीं, हमारे तो जीरो मंजूर है, से। लेकिन गैंगस्टर मंजूर नहीं है। भ्रष्टाचारी करने की आदत है आइए अब आपकी। फाइनल कमेंट फिर में, भी कंक्लूजन है डिबेट का। शर्म नहीं आती मेरा आप तो लोगों सुनो, को? मेरा तो सुनो, शर्म मैं नहीं जीरो आती? मंजूर है, लेकिन गैंगस्टर जीरो नहीं टूटेगी। चलिए रतन जीरो शर्मा जी, नहीं टूटेगी। रतन शर्मा जी फिर मुलाकात ज्यादा करेंगे, फिर बात शुरुआत मत से ही किया आप लोग जमे रहिएगा। रतन शर्मा जी, नेहरा जी, सरकार चली आपकी। चलिए एक दूसरे को नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग काउंटर करते रहिएगा, वक्त थोड़ा कम है। शर्म नहीं आती। विजय नेहरा, रतन शर्मा, योगेश सिहाग, रजत पंजीटा, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोग का। लेकिन हाँ, कांग्रेस से यही दरख्वास्त है हमारी कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको धमकी कांग्रेस ना दें। अगर जहन में डर है चुनाव के हार का, अगर ये डर सता रहा है कि सत्ता की चाबी हमें नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसा करती रहे। लेकिन ऐसा करने से पार्टियों को बचना चाहिए और इस राजनीति से ऊपर उठे तो बेहतर। सूर्या विशेष में इतना ही, नमस्कार। रात को 8 बजे के करीब आभास हुआ कि ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। या तो ये फार्म वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको खत्म कर दो।